नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, देवदूत की अंगूठी और अदृश्य चोर। देवदूत की अंगूठी और अदृश्य चोर। लेखक विजय कुमार वत्स, चित्रांकन भालचंद्र मांडके। बहुत समय पहले की बात है। रूपनगर राज्य पर राजा प्रसन्नजीत राज करते थे। वे अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। उनका इंद्रजीत नाम का एक पुत्र था। एक दिन, प्रधानमंत्री जी, तुम्हारे पुत्र बसंत सेन व युवराज इंद्रजीत की मित्रता देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। देखो, दोनों किस प्रकार खेल रहे हैं। महाराज, मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि वह इन दोनों की मित्रता को इसी प्रकार कायम रखे। इनकी मित्रता को किसी की बुरी नजर न लगे। युवराज इंद्रजीत बसंत सेन से बहुत स्नेह करता था। लो बसंत सेन, यह रत्न जड़ित माला तुम ले लो। मेरे पास तो ऐसी बहुत सारी मालाएं हैं। धन्यवाद युवराज। इंद्रजीत तो बसंत सेन से निश्चल स्नेह करता था, पर बसंत सेन के दिल में मैल था। इंद्रजीत अपनी वस्तुएं मुझे इस प्रकार देता है जैसे कोई धनवान व्यक्ति किसी भिखारी को भीख दे रहा हो। लगता है इस प्रकार खैरात देकर युवराज इंद्रजीत मुझ पर अपना रौब जमाना चाहता है। धीरे धीरे 10 वर्ष व्यतीत हो गए। युवराज इंद्रजीत अब भी पहले की तरह बसंत सेन को भाई की तरह स्नेह करता था, पर बसंत सेन मन ही मन उससे ईर्ष्या करता था। पिताजी, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो बेटा। पिताजी, इंद्रजीत और मुझ में क्या अंतर है? वह भी हाड़ मांस का बना है और मैं भी उसी हाड़ मांस का बना हूँ। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा बेटा। पिताजी, जब मैं और युवराज इंद्रजीत साथ साथ नगर में निकलते हैं तो राज्य के लोग जितना आदर युवराज का करते हैं उतना मेरा नहीं करते। युवराज को अपार सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, मुझे क्यों नहीं है? बसंत सेन, तुम यह सब क्या अनर्गल सोचते रहते हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि युवराज इंद्रजीत राजघराने से संबंध रखते हैं। राजघराने से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति का आदर सम्मान करना राज्य के लोगों का नैतिक कर्तव्य है। हम लोग तो राजघराने के सेवक मात्र हैं। तुम्हें यह सब बेहुदा बातें नहीं सोचनी चाहिए। पिताजी, आपकी बातें सुनकर मुझे दुख होता है। जरा यह तो सोचिए कि राजकाज की सारी देखभाल आप करते हैं। राज्य पर कोई भी संकट आता है तो उसका मुकाबला आप करते हैं। महाराज तो केवल ऊंचे सिंहासन पर बैठकर हुक्म चलाते हैं और उनके बेटे इंद्रजीत को हर सुख सुविधा उपलब्ध है। वही सुख सुविधा हमें उपलब्ध क्यों नहीं है? क्या आप मुझे बताएंगे कि यह अंतर क्यों है? बेटा, तुम्हें ऐसी ओछी बातें नहीं सोचनी चाहिए। युवराज इंद्रजीत तुम्हें अपना परम मित्र मानता है। तुम्हारे लिए यही क्या कम है? जाओ, यहाँ से चले जाओ और फिर कभी भूलकर भी मुझसे ऐसी बातें नहीं करना। पिता की बात सुनकर बसंत सेन मुंह लटकाकर कक्ष से निकल गया। उधर युवराज इंद्रजीत राजा प्रसन्नजीत से कह रहा था, पिताजी महाराज, आपने इतनी सुंदर व बहुमूल्य तलवार मुझे दी है, पर एक कमी रह गई है। कौन सी कमी बेटा? पिताजी महाराज, यह तो आप जानते ही हैं कि बसंत सेन मेरा अभिन्न मित्र है। मैं जो भी नई वस्तु लेता हूँ वैसी ही वस्तु बसंत सेन के लिए भी लेता हूँ। आपको ऐसी ही दूसरी तलवार बसंत सेन के लिए भी बनवानी थी। ओह हाँ, यह तो हम भूल ही गए थे। यह कहकर राजा प्रसन्नजीत हो करके हंस पड़े। तत्पश्चात उन्होंने एक सेवक को बुलाकर आदेश दिया, इसी प्रकार की दूसरी तलवार हमारे कक्ष में रखी है, जाओ जाकर उसे ले आओ। जो आज्ञा महाराज। आज्ञा पाकर सेवक कक्ष से निकल गया। सेवक ने दूसरी तलवार लाकर राजा प्रसन्नजीत को दे दी। तभी बसंत सेन ने कक्ष में प्रवेश किया। प्रणाम महाराज। जीते रहो बसंत सेन, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है। अभी युवराज और हम तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। कैसी बातें महाराज? हम यह तलवार तुम्हें भेंट करना चाहते हैं। हमने युवराज इंद्रजीत को भी दी है। महाराज, मुझे यह तलवार देकर आपने अपने हक में अच्छा नहीं किया। मैं कसम खाता हूँ कि एक दिन इसी तलवार से तुम्हारे व तुम्हारे पुत्र का वध करके इस राज्य के सिंहासन पर बैठूंगा। तभी वहाँ एक गुप्तचर ने प्रवेश किया। कहो चित्रेश्वर, क्या खबर लाए हो? खबर अच्छी नहीं है महाराज। पड़ोसी राजा किशन राय
किसी भी क्षण हमारे राज्य पर हमला कर सकता है। उसकी सेना हमारे राज्य की ओर चल पड़ी है। क्या कहा? किशन राय सेना सहित हमारे राज्य की ओर बढ़ रहा है? क्या वह भूल गया कि 5 वर्ष पहले हमारी सेना ने उसकी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे? महाराज, 5 वर्ष पहले बात और थी, लेकिन इस बार किशन राय बहुत बड़ी सेना लेकर आ रहा है। यह सुनकर राजा प्रसन्नजीत सोच में पड़ गए। ओह, अब हम क्या करें? किशन राय सेना के साथ हमारे राज्य की ओर कूच कर चुका है। समय कम है। इतने कम समय में हम किस प्रकार सेना को संगठित कर सकते हैं? प्रसन्नजीत को सोच में डूबा देखकर, क्यों न इस मौके का फायदा उठाया जाए। मैं इंद्रजीत को साथ लेकर किशन राय से लड़ने के लिए चला जाऊं और युद्ध भूमि में मौका देखकर इंद्रजीत को मौत के घाट उतार दूं। इस प्रकार मेरी राह का यह कांटा दूर हो जाएगा। यह सोचकर वह अगले पल महाराज से बोला, महाराज, आप तनिक भी न घबराइए। मेरे और युवराज के रहते हुए आपको किस बात की चिंता है? मैं और युवराज मिलकर किशन राय के दांत खट्टे कर देंगे। अभी उसने हम दोनों की भुजाओं का बल नहीं देखा है। बसंत सेन, तुम्हारी साहसपूर्ण बातें सुनकर हमें खुशी हुई है, लेकिन युवराज और तुम किशन राय की विशाल सेना का मुकाबला किस प्रकार कर पाओगे? पिताजी महाराज, बसंत सेन सच कह रहा है। अब हम दोनों बच्चे नहीं हैं। आज मातृभूमि की सेवा का पवित्र अवसर हमारे हाथ लगा है। हमें रण में जौहर दिखाने का अवसर मिला है। हमें इस अवसर का सदुपयोग करने दीजिए और हमें किशन राय की सेना से मुकाबला करने की आज्ञा दीजिए। ओह, हमें तो पता ही नहीं चला कि बचपन को छोड़कर तुम दोनों कब युवा हो गए। हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। जाओ, सेना के साथ जाकर राजा किशन राय की सेना का सामना करो। तब इंद्रजीत और बसंत सेन ने प्रसन्नजीत के चरण स्पर्श किए। हमारा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। जाओ, युद्ध में विजयी होकर वापस लौटो। शीघ्र ही सेना को संगठित करके युवराज इंद्रजीत व बसंत सेन ने उस दिशा की ओर प्रस्थान किया जिस ओर से राजा किशन राय की सेना रूपनगर की ओर बढ़ी चली आ रही थी। प्रधानमंत्री समरसेन, आज का दिन हम दोनों के लिए बड़ा फख्र का है। आज हम दोनों के बेटे दुश्मन से लोहा लेने के लिए पहली बार रणभूमि में जा रहे हैं। महाराज, आप ठीक कह रहे हैं। भगवान करे दोनों युद्ध में विजयी होकर वापस लौटें। जब सेना उनकी दृष्टि से ओझल हो गई तो दोनों राजमहल में चले गए। इधर जब सेना रूपनगर से काफी दूर आई तो इंद्रजीत ने बसंत सेन से कहा, बसंत सेन, सामने से धूल का गुब्बार उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगता है हम किशन राय की सेना के समीप पहुंच गए हैं। तो देरी किस बात की है युवराज? आओ, दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही देर में जब दोनों राज्यों की सेनाएं आमने सामने आ पहुंची तो आह, ओह, आह! इंद्रजीत और बसंत सेन भी दुश्मनों की सेना पर कहर बनकर टूट पड़े। हर हर महादेव! युवराज, एक भी दुश्मन जीवित बचकर नहीं जाने पाए। जब शाम होने को आई तो किशन राय की सेना के पांव तक उखड़ चुके थे। यह देख किशन राय के छक्के छूट गए। इन दोनों छोकरों ने तो मेरी सेना के छक्के ही छुड़ा दिए। लगता है यह युद्ध हम नहीं जीत पाएंगे। हम तो राजा प्रसन्नजीत से 5 वर्ष पहले की हार का बदला लेना चाहते थे, लेकिन इंद्रजीत और बसंत सेन ने हमारी इच्छा को धूल में मिला दिया है। दूसरी तरफ युद्ध करता हुआ बसंत सेन सोच रहा था, हमारी विजय निश्चित है। अब मुझे मौका देखकर इंद्रजीत को यमलोक पहुंचाना चाहिए। तभी वह इंद्रजीत की ओर पलटा, युवराज, जरा युद्ध छोड़कर मेरे साथ एकांत में चलिए। मुझे युद्ध की रणनीति के बारे में कुछ विचार विमर्श करना है। ठीक है, तुम यहाँ से बाहर चलो, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। दोनों सेनाएं आपस में लड़ने में मशगूल थी। उधर युवराज इंद्रजीत युद्ध भूमि को छोड़कर बसंत सेन के पास पहुंचा। अब कहो बसंत सेन, युद्ध की रणनीति के बारे में तुम क्या कहना चाहते थे? कितने भोले हो तुम इंद्रजीत! हा हा हा। बसंत सेन, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हम यहाँ मजाक करने नहीं, दुश्मन से लोहा लेने आए हैं। जल्दी कहो, क्या कहना चाहते हो? तो सुनो, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यह है कि तुम्हारे पिता ने जो यह तलवार मुझे भेंट की है, इसी तलवार से
आज मैं तुम्हारा वध करूंगा। लेकिन क्यों? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्योंकि मैं तुमसे ईर्ष्या करता हूँ, तुम्हारे वैभव से ईर्ष्या करता हूँ। तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए हमेशा अपनी चीजें मुझे देते रहे हो। क्या मैं समझता नहीं था कि तुम यह सब मेरा मजाक उड़ाने के लिए करते थे? बसंत सेन, तुम यह क्या कह रहे हो? मेरे मन में कभी भी तुम्हारे प्रति ऐसी भावना नहीं थी। मैं तो तुम्हें अपना भाई समझता हूँ। झूठ, सब झूठ। मित्र, तुम्हारे मन में जो कुछ भी भ्रम है उसका निवारण बाद में कर लेंगे। यह समय आपस में लड़ने का नहीं है। मैं अब इस प्रकार की बातों के झांसे में नहीं आने वाला हूँ इंद्रजीत। कहकर बसंत सेन ने अपनी तलवार हवा में लहराई और आह! आज मेरी ईर्ष्या की आग ठंडी हुई। अब मुझे युद्ध भूमि में चलकर यह देखना चाहिए कि युद्ध की क्या स्थिति है। वह वापस युद्ध भूमि में पहुंचा। अरे, यह क्या? राजा किशन राय अपनी सेना के साथ रण छोड़कर भाग रहे हैं। इसका मतलब है कि विजय हमारी हुई। तत्पश्चात बची खुची सेना व युवराज इंद्रजीत के शव को लेकर बसंत सेन जब रूपनगर वापस पहुंचा। महाराज, मुझे दुख है कि मेरे होते हुए युवराज इंद्रजीत युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। बसंत सेन, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? इंद्रजीत एक बहादुर इंसान की मौत मरा है, इसलिए उसकी मृत्यु पर इस तरह कायरों की तरह आंसू बहाना उचित नहीं है। आंसू पोंछ लो बसंत सेन। जब युवराज इंद्रजीत की चिता को अग्नि लगाई गई तो पूरे राज्य के लोगों की आंखें नम थी। इंद्रजीत की मृत्यु से राजा प्रसन्नजीत टूट से गए। उनकी यह हालत देखकर प्रधानमंत्री समरसेन ने उन्हें समझाया। महाराज, मैं आपके हृदय की वेदना को अच्छी प्रकार समझ रहा हूँ, लेकिन अगर आप युवराज की मृत्यु पर इस प्रकार दुख मनाएंगे तो युवराज की आत्मा को कष्ट पहुँचेगा। युवराज वीर थे, इसलिए आप भी एक वीर की भांति उनकी मृत्यु के दुख को सहन कीजिए। उसी में आपकी और सारे राज्य की भलाई है। तुम ठीक कह रहे हो प्रधानमंत्री जी। तुमने हमें हमारे कर्तव्य का बोध कराया है, इसके लिए हम तुम्हारे आभारी हैं। इसके बाद राजा प्रसन्नजीत ने अपने दिल पर पत्थर रखकर राज कार्य में ध्यान देना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे जब 1 माह गुजर गया तो बसंत सेन राज नर्तकी सोमप्रभा के पास पहुंचा। कहिए बसंत सेन जी, आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? राज नर्तकी सोमप्रभा, एक विशेष प्रयोजन से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ठीक है, अपने आने का विशेष प्रयोजन बताइए तो सही। सोमप्रभा, मैं जानता हूँ कि राज के खजाने के खजांची कुबेर दत्त प्रतिदिन तुम्हारा नृत्य देखने के लिए यहाँ आते हैं। आज जब वे रात्रि को तुम्हारे यहाँ आए तो तुम्हें इस पात्र की मदिरा उन्हें पिलानी है। यह कैसी मदिरा है? इस मदिरा में बेहोशी की दवा मिली हुई है सोमप्रभा। इसके पीते ही खजांची कुबेर दत्त पूरी रात्रि के लिए बेहोश हो जाएंगे। लेकिन मैं यह खतरनाक कार्य क्यों करूं? सोमप्रभा, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें सोने से लाद दूंगा। कैसे? और फिर यह तो बताओ कि इतना सोना आएगा कहाँ से? सुनो सोमप्रभा, जब इस मदिरा को पीकर खजांची कुबेर दत्त बेहोश हो जाएगा तो मैं उसके वस्त्रों में से राज के खजाने की कुंजी निकाल लूंगा। उसके पश्चात मैं कुबेर दत्त जैसा वेश बदलकर उसी समय खजाने में जाकर खजाने की समस्त धन दौलत को निकाल कर ले आऊंगा। उसी दौलत में से मैं तुम्हें बहुत सा सोना दूंगा। शर्त केवल यह है कि आज रात को तुम्हें यह मदिरा कुबेर दत्त को किसी भी प्रकार पिलानी है। मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। कहकर सोमप्रभा ने बसंत सेन से मदिरा का पात्र ले लिया। उस रात जब खजांची कुबेर दत्त सोमप्रभा के यहाँ आया, कुबेर दत्त जी, आज मैं आपको ऐसी मदिरा पिलाऊंगी जिसे पीकर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप जन्नत में पहुंच गए हो। तो जल्दी से उस करामाती मदिरा को हमारे सामने जाम में डालकर पेश करो सोमप्रभा। सोमप्रभा शीघ्रता से मदिरा का वह पात्र उठा लाई जो उसे बसंत सेन ने दिया था। उसने पात्र में से मदिरा को डाला और प्याला कुबेर दत्त की ओर बढ़ाया। लीजिए हुजूर, मदिरा का लुत्फ उठाइए। कुबेर दत्त ने सोमप्रभा से मदिरा का प्याला ले लिया। तत्पश्चात मदिरा का यह एक प्याला ही इस बूढ़े खूसट को बेहोश कर देगा और तब मैं इसके वस्त्रों में छिपी खजाने की चाबी निकाल लूंगा।
जैसे ही कुबेर दत्त ने मदिरा का प्याला खाली किया, ओह, मेरी आंखें मूंदी क्यों जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सारी पृथ्वी घूम रही हो। कुबेर दत्त ने बंद होती आंखें खोलने की लाख कोशिश की, पर उसे सफलता नहीं मिली। तत्पश्चात बसंत सेन दौड़कर उसके पास आया और मिल गई चाबी, अब मेरा काम बन गया। चाबी को लेकर बसंत सेन सोमप्रभा से बोला, सोमप्रभा, लगभग 15 मिनट बाद इस बूढ़े कुबेर दत्त को पुनः होश आएगा। तब तुम इसे मेरी दी हुई मदिरा का एक और प्याला पीने को देना, और जब तक यह पूरी तरह बेहोश न हो जाए इसे मदिरा पिलाते ही रहना। ठीक है, अब मैं खजाने की ओर जा रहा हूँ और शीघ्र ही खजाना लूटकर तुम्हारे पास आऊंगा। तब खजाने की चाबी मैं बेहोश कुबेर दत्त के वस्त्रों में पुनः रख दूंगा। इस प्रकार खजाना लूटने पर भी मेरे ऊपर किसी को शक नहीं होगा। बसंत सेन, तुमने योजना तो बड़ी अद्भुत बनाई है। बसंत सेन ने शीघ्रता से अपना वेश कुबेर दत्त का बनाया। वह बसंत सेन, अब तुम्हें जो भी देखेगा कुबेर दत्त ही समझेगा। बसंत सेन ने सोमप्रभा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप मुस्कुराकर वहां से निकल गया। उसके वहां से जाते ही, लगता है कुबेर दत्त को होश आ रहा है, मुझे जल्दी से इसे मदिरा का दूसरा प्याला पिलाना चाहिए। यह सोच उसने मदिरा का पात्र जैसे ही हाथ में लिया, म्याऊं! ओह, यह क्या अनर्थ हुआ। पात्र की सारी मदिरा पृथ्वी पर बिखर गई। ओह, अब क्या होगा। कुबेर दत्त को होश आने लगा है और बसंत सेन की दी हुई सारी मदिरा बिल्ली ने बिखेर दी है। अब मैं क्या करूं। सोमप्रभा परेशान सी खड़ी ही थी कि तभी कुबेर दत्त ने आंखें खोली। सोमप्रभा, नशा टूट रहा है और मदिरा पिलाओ। अच्छा हुजूर, मैं अभी मदिरा लेकर आती हूँ, कहकर घबराई हुई सी सोमप्रभा कक्ष से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद अचानक ही कुबेर दत्त की निगाह अपने वस्त्रों पर पड़ी। अरे, यह क्या, मेरे बटन खुले हुए हैं, पहले तो ये बंद थे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। यह सोच उसने जैसे ही अपने वस्त्रों में हाथ डाला, अरे, खजाने की चाबी अपने स्थान पर नहीं है। यह कैसे हुआ। क्या मेरी बेहोशी का फायदा उठाकर सोमप्रभा ने खजाने की चाबी निकाल ली है। तभी वहां मदिरा लेकर सोमप्रभा ने प्रवेश किया। सोमप्रभा, मेरे वस्त्रों में से खजाने की चाबी क्या तुमने निकाली है। खजाने की चाबी? नहीं, मैंने तो आपकी चाबी नहीं निकाली है। सोमप्रभा ने यह कह तो दिया, पर उसके माथे पर तत्काल ही पसीना छलक आया। इसकी भयभीत मुख मुद्रा से प्रतीत हो रहा है कि खजाने की चाबी इसी ने निकाली है। मुझे कठोरता के साथ इससे पूछताछ करनी चाहिए। कुबेर दत्त ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और, सोमप्रभा, सिवाय तुम्हारे यहाँ और कोई खजाने की चाबी निकालने वाला नहीं था। या तो सच सच बता दो कि चाबी किसने चुराई है, नहीं तो मैं तुम्हें इसी वक्त मौत के घाट उतार दूंगा। नहीं नहीं, सोमप्रभा, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से बता दे कि खजाने की चाबी किसने चुराई है। हुजूर, चाबी मैंने नहीं, बसंत सेन ने चुराई है। तब सोमप्रभा ने कुबेर दत्त को सारी बात बता दी। सारी बात जानकर, सोमप्रभा, बसंत सेन का साथ देकर तुमने अच्छा नहीं किया, फिर भी सच सच बताकर तुमने अच्छा ही किया है, इसलिए हम तुम्हारे प्राणों को बख्शते हैं। कहकर कुबेर दत्त तेजी से कक्ष से बाहर निकल गया और सोमप्रभा ने चैन की सांस ली। सोमप्रभा के भवन से बाहर निकलकर वह घोड़े पर सवार हुआ। इससे पहले कि बसंत सेन खजाने को लूटे, मुझे इसी समय राजमहल में पहुंचकर महाराज को इस बात की सूचना देनी चाहिए। अगले पल कुबेर दत्त ने घोड़ा तेजी से राजमहल की ओर दौड़ा दिया और जल्दी ही राजा प्रसन्नजीत के कक्ष के बाहर जा पहुंचा। पहरेदार, महाराज से जाकर कहो कि खजांची कुबेर दत्त इसी समय उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन महाराज तो इस समय गहरी नींद में सोए हुए हैं। मामला इतना गंभीर है कि उनसे इसी समय मिलना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी अंदर जाकर उन्हें सूचना देता हूँ। कहकर पहरेदार कक्ष के अंदर चला गया। अंदर जाकर जब पहरेदार ने राजा प्रसन्नजीत को जगाया, क्या बात है पहरेदार, रात्रि के इस पहर में हमें गहरी नींद से तुमने क्यों जगाया है। महाराज, कक्ष के बाहर खजांची कुबेर दत्त जी खड़े हुए हैं, वे आपसे इसी समय मिलना चाहते हैं।
खजांची कुबेर दत्त इस समय मुझसे मिलने आए हैं, जरूर ही कोई विशेष बात होगी। अगले पल, पहरेदार जाओ कुबेर दत्त जी को अंदर भेज दो। जो आज्ञा महाराज, कहकर पहरेदार कक्ष से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद ही कुबेर दत्त राजा प्रसन्नजीत के सामने था। क्या बात है कुबेर दत्त जी, आप इस समय हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? महाराज, बड़ा ही अनर्थ हो गया है, खजाने की चाबी चोरी हो गई है। क्या कहा? खजाने की चाबी चोरी हो गई है? लेकिन चाबी कैसे और किसने चुराई? महाराज, यह सब मेरी बेवकूफ़ी से हुआ है, कहकर कुबेर दत्त ने सारी बात राजा प्रसन्नजीत को बताई। सारी बात जानकर बसंत सेन इतना कृतज्ञ होगा, यह तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। महाराज, हमें जल्दी से खजाने की ओर चलना चाहिए, वरना बसंत सेन अपनी चाल में सफल हो जाएगा। प्रसन्नजीत उसी समय कुबेर दत्त के साथ खजाने की ओर चल दिए। कुबेर दत्त जी, इतने महत्वपूर्ण पद पर होते हुए भी आपको इतना कर्तव्य विहीन होना शोभा नहीं देता। न आप मदिरा के नशे में डूबे हुए होते और न ही बसंत सेन को खजाने की चाबी को चुराने का मौका मिलता। महाराज, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज से मैं प्रण करता हूँ कि अब कभी भी सोम प्रभा के पास नहीं जाऊँगा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।